BSNL चौका कनेक्टिंग इंडिया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्लेयर और अंपायर को ही पता है अंदर। कमेंट्री वाला बहुत ऊपर से देख, तीनों ऑप्शन अवेलेबल थे। इंडिया हार सकता था, जीत सकता था, ड्रॉ भी हो सकता था, क्योंकि जब विराट अंदर होता है जो प्रेशर दूसरी टीम पे होता है, मैं ही बता सकता हूँ कि मैंने अंदर अंपायरिंग की है। आई थिंक विराट कोहली जैसे कैरेक्टर बहुत जरूरी है क्रिकेट के लिए। मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, वॉइस एंड वर्डिक्ट। अच्छा, तो जहाँ पे मैं ट्रेन करूंगा कमेंटेटर्स एंड अंपायर्स। थोड़ा बोरिंग काम है अंपायरिंग। यू रिस्पेक्ट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट या यू गो बाय द लॉ बुक? अंपायर को कितना पैसा मिलता है? ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। बात ठीक है आपकी, प्रेशर आता है, बट गलती तो गलती है। मैंने माना कि इट इज़ माई मिस्टेक। क्या एक अंपायर को भी मैच फिक्स किया जा सकता है? एक्साइटिंग शो में एक्साइटिंग इसलिए क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट पे, और एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जिनका क्रिकेट के साथ लंबा नाता है। ये 2013 से 2025 तक 12 टेस्ट मैच से जुड़े रहे, 49 ओडीआई से भी जुड़े रहे और 64 T20I से भी जुड़े रहे। ये हैं अंपायर अनिल चौधरी। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। इनकी खास बात ये भी है कि ये आईपीएल में शुरू से लेकर 17वें सीजन तक रहे और मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस आपने एज एम्पायर आपने ऑफिशिएट किए। 131 आईपीएल मैचों में आपने एम्पायरिंग की। और अगर ये तो फील्ड एम्पायरिंग की बात है, 226 ओवरऑल नंबर है, जो कि मुझे लगता है ओवरऑल सबसे ज़्यादा है। इसके साथ साथ आपने 5 रणजी ट्रॉफी फाइनल भी ऑफिशिएट किए हैं। आप एम्पायर भी हैं, अभी हाल ही में पता चला कि आप कमेंटेटर भी हैं, और अभी बैठे-बैठे हमें पता चला कि ये एक्टिंग में भी उतर गए हैं। तो ये बहुत ही दिलचस्प पर्सनैलिटी हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर आप बहुत ज़्यादा एंगेज करते हैं लोगों के साथ। थैंक यू सो मच अनिल जी, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पे आए हैं, इसके लिए सबसे पहले थैंक यू। शुरुआत करेंगे आपकी कमेंट्री से। आपने एक नया अपना ये कहते हैं ना अलग हेड पहनी है अभी। शुरुआत करते हैं इससे कि कमेंट्री में कहाँ से आ गए आप? आप अंपायर थे। हुआ क्या, जब मैं अपने एक दो मैंने पॉडकास्ट किए और एक दो जो मैंने क्वेश्चन आंसर शुरू किए अपने एम्पायर्स को अनिल चौधरी पे, तो लोगों ने कहा कि आप कमेंट्री क्यों नहीं करते। तो आकाशवाणी पे मैं एक बार गया। अच्छा। तो आकाशवाणी पे एक अखिलेनंद उनका नाम है, उन्होंने कहा कि आपको मैं दूरदर्शन पे भी बात करते हैं। मैंने कहा जब मेरे मैच नहीं होता मैं कर सकता हूँ। पता नहीं फिर कहाँ से मेरे को जियो से फ़ोन आ गया कि आप हरियाणवी कर सकते हो। मैंने कहा कर लेता हूँ वैसे। कहते नहीं आप चौधरी आप तो कर लोगे। उन्होंने एक टेस्ट किया मेरा, और टेस्ट में उनको लगा ठीक है, और मुझे चलते टेस्ट में जो बुलाया, आई थिंक इंग्लैंड का मैच था और एक दिन हो चुका था, तो सेकंड डे से मैंने कमेंट्री की और उनको पसंद आई। तो ये जो डिसीजन था आपका कमेंट्री में उतरने का, ये और आपका अंपायरिंग से रिटायरमेंट, दोनों का क्या रिलेशन है? कौन पहले डिसाइड हुआ कि ये मैं करूँगा और ये बाद में करूँगा? मैंने कमेंट्री पहले ही शुरू कर दी थी, उसके बाद तो मैंने बहुत मैचेस किए हैं। उसके बाद तो एक्चुअली रणजी ट्रॉफी फाइनल भी मैंने किया। अच्छा। तो मुझे पता तो था ही कि मैंने शिफ्ट करना है, तो क्यों ना जो चीज़ आती है वो बताई जाए। और कमेंट्री में लोग ना सुनना चाहते हैं ऐसे ऐसे पहलू जो नहीं बाहर तक आते, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्लेयर और अंपायर को ही पता है अंदर। कमेंट्री वाला बहुत ऊपर से देखता है, और आप लोग वही देखते हैं जो टीवी पे आता है। बहुत चीज़ें हैं जो नहीं आप देख पाते। तो वही चीज़ आज आप इस पॉडकास्ट में बताने वाले हैं। तो शुरुआत इसी से करते हैं सर कि अभी हम 25 जून है आज। जी 24 जून की शाम तक हमें ये नहीं पता था इंडिया जीत रहा है कि इंग्लैंड जीत रहा है, और पहली बार मैंने अरसे के बाद एक ऐसा टेस्ट मैच देखा जिसमें 5वें दिन तक गेम गया, लास्ट सेशन तक गेम गया। इस टेस्ट मैच को आप कैसे देखते हैं? अगर आप ओवरऑल देखें पूरे क्रिकेट में ना, पिछले 3 साल से ये नॉर्मल है एक्चुअली। अब सब लोग तेज खेलने लगे हैं और सब स्ट्रोक खेलने लगे, क्योंकि क्रिकेट सारी वाइट बॉल हो गई है और रेड बॉल ऐसे हो गया जैसे आप बोर्ड का पेपर देते हो ना, बाकी पूरे टाइम तो मैगजीन ही पढ़ते रहते हो, फिर बाद में जाके तो टेस्ट मैच। लेकिन असली क्रिकेट तो अभी भी टेस्ट मैच ही है। और क्योंकि आप वाइट बॉल ज़्यादा खेलते हो तो जो टेस्ट मैच पे भी फ़र्क पड़ रहा है उसका, और सब लोग पॉजिटिव खेलते हैं। और डिफेंस पे कम जोर है लोगों का आजकल, सभी का, इंडियंस का कह लीजिए, वर्ल्ड में कहीं का भी। तो उसका रिजल्ट है, आप देखिए ज़्यादातर आजकल टेस्ट ड्रॉ नहीं होते। और मुझे लगता है क्रिकेट के लिए अच्छा है अगर, क्योंकि आपके वो ड्रॉ टेस्ट वाला काम चलेगा तो फिर लोग टेस्ट नहीं देखेंगे। और ये आई थिंक बेस्ट एग्जांपल है क्रिकेट का, जो टेस्ट मैच अभी हुआ है। आखिरी दिन तक, आई थिंक लंच तक भी तीनों ऑप्शन अवेलेबल थे। इंडिया हार सकता था, जीत सकता था, ड्रॉ भी हो सकता था। इंग्लैंड हार सकता था, जीत सकता था, ड्रॉ भी कर सकता था। आउटस्टैंडिंग क्रिकेटिंग एग्जीबिशन आई थिंक। पहला मैच तेंदुलकर एंडरसन तेंदुलकर सीरीज का पहला मैच, शुभमन गिल का एज ए कैप्टन
यंगेस्ट कैप्टन, मतलब 5th यंगेस्ट कैप्टन आई वुड से, और 6 सेंचुरी लगी, इतना मतलब बहुत सारे बॉलर थे 100 से ज़्यादा रन दिए। इस खास टेस्ट मैच को अगर आप देखें एज अ कमेंटेटर या एज एन एनालिस्ट आप देखें तो इसकी खास बात क्या है, इस ये मैच कैसे स्टैंड आउट करता है? मैं इसको बोलूँगा, एक तो कैचेस बहुत छूटे इस मैच में। हाँ, 10 कैच छूटे, एक एक खिलाड़ी ने 4-4 कैच छोड़ दिए। बिल्कुल 10 कैच छूटे। और पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, द क्वालिटी ऑफ बॉलिंग वाज नॉट दैट गुड इन दैट मैच फ्रॉम बोथ द साइड्स। नहीं तो जितना चांस लेके बैट्समैन खेल रहे थे, इतने में तो 3-3 बार आउट हो जाए। तो मुझे लगा कि बॉलिंग में वो जो स्किल था वो मिसिंग था दोनों तरफ से। बिल्कुल, और रन्स बहुत लीक हुए इस मैच में। मतलब बॉलर्स का थोड़ा सा एरिया जो गुड एरियाज है उस पर बॉल नहीं डाली, कैच भी छूटे और साथ में बहुत ज़्यादा रन, 6 की एवरेज से रन पड़े भी हैं और कंसीड भी किए हैं। एक और अगर आप कोई पुराना टेस्ट मैच निकालें इंग्लैंड का हाँ, और ये वाला मैच देखें, आप लॉन्ग शॉट में देखिए ग्राउंड की हालत, ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ड्राई जगह पे मैच हो रहा है। अच्छा, वो इंग्लैंड जैसा जूस कहाँ लग रहा था? अब ग्रीन दिख रहा था कि आपको उतना, जितना बिल्कुल। पहले इंग्लैंड होता था? हाँ, तो पिच में उतना दम नहीं था, और वेदर भी शायद जैसा इन्होंने सोचा था कि इंग्लैंड में उतना वेरिएशन होता उतना हुआ नहीं, और कभी हुआ तो कैचेस छूट गई, वरना मेरे ख्याल इंडिया को मैच जीतना चाहिए था। और मुझे तो लंच तक भी लग रहा था कि जीत जाएं, क्योंकि वहाँ पे गुच्छों में विकेट गिरते हैं, लेकिन वो सब हुआ नहीं। और आई थिंक विकेट पे बॉलिंग कम हुई दोनों साइड से, क्योंकि आप विकेट टू विकेट और बॉलिंग करते हैं, थोड़ी आगे करते हैं तो विकेट भले ही आपको शॉट लगे लेकिन आपको विकेट ज़्यादा मिलती है। बहुत सारे इनोवेटिव शॉट्स खेले गए दोनों साइड से, लेकिन वहाँ भी अगर आप डिसिप्लिन बॉलिंग करें तो आउट कर सकते थे। वो मुझे लगा कि थोड़ा टेक्टिकली शायद दोनों तरफ से जो बॉलिंग और फील्डिंग वाला मामला था वो ठीक नहीं रहा। बैटिंग टॉप क्वालिटी हुई। बिल्कुल। और अच्छा, ये भी एक जिंक्स कह लीजिए, क्या कह लीजिए, कि इंडिया कोई भी सीरीज़ की शुरुआत हार से करता है। आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा, हमारे बहुत सारे क्रिकेट के जो फैंस हैं वो भी ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि इंडिया की कोई भी बड़े टूर की जो शुरुआत होती है वो हार से होती है, उसके बाद चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो यहाँ से आगे कैसे सीरीज़ को देख रहे हैं आप, कैसे कहाँ जाएगी सीरीज़? नहीं, इंडियन टीम अच्छा करेगी। और बता दूं, जिस तरह इंग्लैंड खेल रही है ना, बहुत ज़्यादा चांस लेके खेल रही है। मुझे वो आईपीएल की हैदराबाद की टीम याद आती है। अच्छा, कहीं वो हाल ना हो जाए। मैं बता रहा हूँ, प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि कोई इनिंग में हाँ, इंग्लैंड से 100 पे भी आउट हो जाए। अच्छा, जितना चांस लेके वो खेल रहे हैं ना, बॉल ने थोड़ा भी अगर हरकत की, थोड़ा भी हेल्प मिली तो उनको बैकफायर करने वाला है। ठीक है, मैच जीत गए हैं वो, ठीक है, उनको खुश होना चाहिए, लेकिन इंडिया भी बहुत क्लोज ही था। और उनको शायद थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़ा भी बॉल सीम हुआ तो इतने सारे शॉट लगने वाले नहीं है जो यहाँ पे लगे। दूसरा, मुझे शुभमन गिल को आपने अभी तक कैसे ऑब्जर्व किया है? शुभमन गिल, मतलब अगर टाइगर पटौदी और फिर आपका सचिन तेंदुलकर, है ना, और आपका कपिल देव, रवि शास्त्री के बाद शुभमन गिल वो यंगस्टर हैं जिनको टेस्ट कप्तानी दी गई है। तो इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं, और शुभमन गिल में वो पोटेंशियल आपको लगता है वो है, और ये एक सही कॉल है शुभमन गिल के हाथों मेरे ख्याल अभी से पूरी देने का? पूरी टीम यंग है और टाइम देना चाहिए उसको। और यू लर्न बाय डूइंग, वो धीरे धीरे सीखेगा। और हुआ क्या है कि जैसे क्या होता था कि कप्तान पहले भी बनते, जैसे धोनी कप्तान बने, या पहले अजहर भी कभी बने थे, या सचिन भी बने थे, तो साथ में 2-4 सीनियर प्लेयर होते थे। बिल्कुल। वो मिसिंग है इस सीरीज में, आप माने या ना माने। विराट कोहली नहीं है और रोहित नहीं है, बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल। क्योंकि जो प्लेयरों के नाम ले रहा हूँ, जो वो कप्तान बने तो कोई ना कोई था। लक्ष्मण थे, सचिन था, ट्रांजिशन, गांगुली थे। एक नॉर्मल ट्रांजिशन हुआ उनका। ये पूरी टीम एक जैसी हो गई है। अब लगाइए कि ऋषभ पंत भी सीनियर खिलाड़ी हैं। सबसे सीनियर खिलाड़ी अभी केएल राहुल हैं, जो मुझे याद आता है बुमराह के बाद। बिल्कुल। तो ये थोड़ी एक बात है जो सब कुछ उनको खुद ही करना पड़ा। और ठीक ही था, थोड़ा बॉलिंग कैचिंग जो छूटी ना, मेरे को लगता है 4 कैच तो एक ही प्लेयर ने छोड़ दी, और आप देखिए कि उन चारों ने रन बना दिए और पूरा मैच वहाँ से बदल गया। वरना इंग्लैंड में किसी भी एक घंटे में 3-4 विकेट गिर जाते हैं, पूरा मैच चेंज होता है। तो थोड़ा वो भी बैकफायर किया। एक हमारी बैटिंग है, जैसे ही 3-4 ऊपर के खेलते थे, बाद वाले बहुत सस्ते में आउट हुए दोनों इनिंग में। जो 370 था वो आराम से 425 प्लस हो जाता बड़े आराम से। फर्स्ट इनिंग में भी यही होता, तो वो भी बैकफायर किया। एक और रीज़न जो मुझे लगता है, जो आप पूछ रहे थे कि ऐसे क्यों होता है कि इंडियन टीम टाइम लेती है, हम लोग खेलते हैं ऐसी टेस्ट से, उसकी सीन थोड़ी बड़ी होती है और थोड़ी ऊपर होती है। अच्छा, उसमें बॉलर्स को थोड़ी हेल्प है। ये ड्यूक का बॉल है, ये डिफरेंट है, तो टाइम लगता है एडजस्ट करने में, इसलिए हमारा 1-2 मैच हमेशा निकलता है। तो जो एसजी टेस्ट से आप ड्यूक पे आते हो और या कुकाबुरा पे आते हो, इट्स ए मैटर ऑफ कितनी देर में अडेप्ट करते हैं, वो वाली बात भी है। मतलब ये टेक्निकल पार्ट है गेम का। आपने ड्यूक बॉल की बात की, तो इसी मैच में एक इंसिडेंट होता है। आपके फेवरेट, या आप जिनके फेवरेट हैं, ऋषभ पंत,
उन्होंने बॉल ये अपील की, अंपायर को बोला कि आप इस बॉल को चेक कीजिए और नई बॉल दीजिए, और अंपायर ने डिक्लाइन कर दी। उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में बॉल फेंक दी, अभी वो पेनलाइज हो गए। इस पूरे इंसिडेंट को अगर आप वहाँ पे एज एन एम्पायर खड़े होते, तो क्या ये जो इस तरह के प्लेयर्स के मूव होते हैं, ये डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं अंपायर के लिए? और फिर इसमें अगर कोई प्लेयर पेनलाइज हो जाता है इस तरह के मूव के लिए, तो ये पूरा क्या मतलब इस इंसिडेंट को कैसे देखते कभी कभी क्या होता है, हम लोग भी जब मैच करते हैं, लोग बॉल चेक के लिए आते हैं, बॉल चेंज की कोशिश करते हैं, तो एक रिंग होता है जो एक से रिंग पे पास होती है, एक नहीं होती। उसके अलावा भी कई बारी बॉल नेकेड आई से दिखती है कि डी शेप है, हालांकि रिंग उसको नहीं पकड़ रहा। आई थिंक ऐसा कुछ इशू रहा होगा। और कभी कभी अंपायर का भी क्या होता है कि एक प्लेयर ना 2 ओवर में ही 2 बार आ गया, अच्छा। तो अंपायर फिर कहता है कि नहीं रुक जाओ यार, वो थोड़ा ख़राब लगता है। अच्छा। और ओपिनियन की बात है अंपायर्स की। तो और शायद दोनों अंपायर्स को लगा कि उन्होंने ठीक नहीं किया, उन्होंने रिपोर्ट किया और रेफरी ने हालांकि रेप्रीमांड किया, विच इज़ काइंड ऑफ वार्निंग। बट आजकल क्या है कि अगर आप रिकॉर्ड में लाते हो तो आपका डीमेरिट पॉइंट एक कट जाता है, एग्जैक्टली। वो ऐड ऑन हो गया और वो कई महीने चलेगा। और वो जो पीछे जैसे राठी का आईपीएल में हुआ था, वो एक नंबर जब एक हो जाएंगे तो उनको एक मैच में बैठना होगा, वो इस तरह से है। तो वो एक हो गया। हालांकि ऋषभ है नहीं इस तरह के, आजकल तो बहुत मेच्योरिटी से वो खेलते हैं, बड़े मस्त रहते हैं, लेकिन शायद हीट द मोमेंट हो गया होगा। और अभी दोनों पारियों में 2 शतक और बहुत ही रिस्पॉन्सिबली खेला। तो इस चीज़ को कैसे आप देखते हैं? क्योंकि अभी एक होता है ना, आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा आप चीज़ों को हाइप अप कर देता है, जो सुनील गावस्कर के साथ उनका था स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, और इस बार हो गया सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। तो और फिर वो ग्राउंड से वो उनको उनसे कम्युनिकेट भी कर रहा है। तो आप कैसे देख वो उस प्लेयर की, आपने बहुत क्लोज क्वार्टर से देखा, उस प्लेयर की पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए। वो ऐसे ही बड़ा बिंदास है, वो रुड़की का लड़का है, वो दिल्ली आया था तारिक सेना जी के पास, और वो तब भी ऐसे खेलता था। और वो सब तरह क्रिकेट खेला, वो मैटिंग पे भी खेला है, वो एस्ट्रोटर्फ पे भी, राजस्थान के लिए भी शायद जूनियर कुछ दिन खेला है, फिर दिल्ली खेला, दिल्ली लंबे समय काफ़ी टाइम तक खेला और बहुत मेहनती लड़का है। मैं गांव में इधर कहीं जाता था अंपायरिंग करे, गजरोला या कहीं, और वहाँ भी आता था खेलने, तब भी ऐसे ही खेलता था। बदतमीजी कभी नहीं करता वैसे, पर थोड़ा मजाकिया है वो। और आई थिंक वो उसका नेचुरल है। अगर आप उसको छेड़ोगे या उसको बहुत ज़्यादा सीरियस करोगे तो शायद उसकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ जाएगा। और अभी तो बहुत मैच्योरिटी भी आ गई है, अब तो उसका डीआरएस लेने का तरीका बदल गया है। शुरू में जब आया था तो उसको आइडिया नहीं था, अभी तो बहुत, या तो धोनी को ऑब्जर्व किया उसने, या कर करके सीखता है आदमी। अभी तो बहुत मैच्योर प्लेयर है और इज़ अ गुड हैंड आई कोऑर्डिनेशन प्लेयर। अच्छा। उसके अपने ही शॉट हैं, और उसके वही शॉट हैं जो मैटिंग पे प्लेयर पहले खेलते थे, आधे शॉट वही हैं। क्योंकि आई हैव सीन बोथ द एरा जिसमें मैटिंग पे कैसे खेलते थे और अब कैसे खेलते हैं, और घबराता बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। और आप देखिए भी तो समर सॉल्ट रो क्या क्या मार के फिटनेस भी बता रहा है। और आप ये क्यों भूलते हैं कि लड़का मौत के मुंह से आया है, तो बहुत बिंदास है तभी वो कर जो सकता था, एक वरना होता ही नहीं। मिरेकुलस पूरा जर्नी है ऋषभ पंत की, वो क्या है उसके पीछे? मतलब आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है उसके पीछे कि इतने में एकदम मौत के मुंह से वापस आना, फिटनेस लेवल रिगेन करना और लगातार परफॉर्म करना उसके बाद? आई थिंक बहुत पैशनेट है। और अब जब किसी चीज़ के पीछे पागल होते हो तो ऐसे ही हो जाता है आदमी। उसको हर चीज़ ऐसे ही पसंद है, बैटिंग का स्टाइल भी वही है, बात करने का भी वही है। बहुत बार मैच में भी वो आपने देखा होगा, एक बहुत मीम आया था टेस्ट मैच में। हुआ क्या, मैं बॉलर एंड अंपायर था, तो किसी ने स्टंप किया, तो नितिन मैंने उसको एलेक्स से आ रहे थे लगाने, तो मैंने कहा लगा दे, वो लगाने लगा और लगा के मैंने उसको ऐसे किया, कह रहा मेरे पैसे दो। मतलब पैसे दो का मतलब एम्पायरिंग के पैसे दो, इसी तरह का है वो। हाँ, वो बिल्कुल। कभी दिल में बात रखता नहीं है। मतलब वो वीरेंद्र सहवाग कैटेगरी का प्लेयर है। ये लोग ऐसे लोग हैं, मतलब जो मन में आया कह दिया, मन में अंदर कुछ काला पीला नहीं। वर यू सरप्राइज्ड जब आपने सुना कि विराट कोहली ने टेस्ट से अहेड ऑफ दिस बड़ी सीरीज, इंग्लैंड की जो सीरीज थी उससे पहले रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया टेस्ट? नॉर्मली हम देखते हैं कि जो लेजेंड प्लेयर्स होते हैं वो टेस्ट सबसे बाद तक रखते हैं, दे वांट टू कंटिन्यू प्लेइंग इन वाइट्स। क्या आपका क्या असेसमेंट है इसमें, क्यों विराट कोहली ने इतनी जल्दी रिटायरमेंट लिया? देखिए इंडियन टीम को तो नुकसान है इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब विराट अंदर होता है तो जो प्रेशर दूसरी टीम पे होता है, मैं ही बता सकता हूँ कि मैंने अंदर अंपायरिंग की है। दूसरी टीम के आधे प्लेयर उसको देख के थर थर काँपते हैं, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ। अच्छा। आधी टीम दूसरी जो अपोनेंट है इसी पे ध्यान रहता है कि विराट कोहली कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। इतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट है ना अपोजिशन पे। वो रन बनाए ना बनाए, वो अपने आप में एक चलती फिरती मशीन है, और वो प्रेशर चला गया। और सीजन प्लेयर है, और टेस्ट मैच और वनडे खेलना तो बड़ा अच्छा लगता है उसको। T20 में मुझे पता नहीं कितना एंजॉय करता है, पर ये लंबा जो वर्जन है उसको बहुत सूट करता है। और पता नहीं उनका अपना पर्सनल है, ये तो मैं नहीं बता सकता कि हो सकता है उनके कोच बता सकें, राजकुमार जी, उन्होंने बात की होगी आपस में। बट हाँ एकदम सरप्राइजिंग था सबके लिए।
हमें लग रहा था कि ये सीरीज तो खेलेंगे, बल्कि मुझे ये और ऑस्ट्रेलिया दोनों लग रहा था कि खेलेंगे, अच्छा। बट उनका पर्सनल है, उसमें क्या बोल सकते हैं। कोई एक ऐसा एनेक्डोट हमसे शेयर कर सकते हैं, हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, जिसमें वो जो अभी आपने बात की कि एक ऑरा है विराट कोहली का, अपोनेंट्स वाले आपसे कभी किसी प्लेयर ने अप्रोच करके थोड़ी सी कोई जानकारी लेने की कोशिश की कि विराट कोहली के बारे में बताइए, या वो उसका गेम प्लान क्या रहता है, उसका माइंडसेट क्या रहता है, इस तरह का कोई एनेक्डोट आप शेयर कर सकते हैं? पूछा तो नहीं, पर मैं हमेशा, मुझे लगता है कि वो ऐसा प्लेयर है, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले देखें आपने, मैं एक्सचेंज प्रोग्राम में ऑस्ट्रेलिया अंपायरिंग करने गया था। वो उनका मैच 10 बजे के आसपास शुरू होता है और 90 ओवर्स खेलते हैं और 95 शायद खेलते हैं। आप उनके प्लेयर को सुबह देखिए और शाम को देखिए, आपको ये नहीं पता लगेगा कौन सा सेशन चल रहा है, सेम एनर्जी लेवल अच्छा। सेम ही विराट कोहली का है। तो मुझे हमेशा विराट कोहली को देख के लगता है कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, फुल ऑफ एनर्जी। और मुझे तो कई बार वो देख के थक जाता हूँ, यार इतना कैसे तू पूरे दिन यार ऐसे ही रह सकता है यार। और देखो आप उसकी वॉक देखो, आप कभी डाउन नहीं देखोगे उसको। आपने देखा किसी मैच में कि उसको या तो बिल्कुल आखिरी बॉल पे ही जाके गुस्सा होता है उल्टे, उसका ऐसा है। इतना इतना अग्रेशन, इतनी एनर्जी, इतना पैशनेट, मुझे लगता है शायद वो 100% होके ही खेल सकता है। उसको 99.9 भी लगा होगा तो उसने कहा मैं नहीं, अब मेरे ख्याल यही ना हुआ हो कहीं। वो यही शायद रीज़न हाँ, टेस्ट मैच के लिए भी, जो टेस्ट से रिटायरमेंट है, क्या वो रीज़न हम लोग वो इतनी एनर्जी और इतनी परफेक्शन वाला आदमी है, इतना मतलब, और फिटनेस के तो अलग ही उसने लेवल कर दिए हैं इंडियन टीम के। तो उसने जो पैरामीटर सेट किए, कोई मतलब टच करना मुश्किल है, तो शायद ये रहा हो उसके मन में। बिल्कुल। आप पता नहीं, वो तो वही ज़्यादा अच्छा बताएंगे जरूर किसी दिन। अनिल जी, आपने आपका जो एम्पायरिंग का जो पूरा करियर है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। 12 साल तो आपने इंटरनेशनली किया ही है। मुझे ये बताइए कि इंडियन क्रिकेट में विराट कोहली के आने के बाद का जो ट्रांसफॉर्मेशन है अभी तक 2025 तक, वो कैसा है? पिछले 10 साल, 12 साल, 15 साल में जो क्रिकेट में बदलाव आया है, विराट कोहली एरा जिसको बोलते हैं, वो उसको थोड़े उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। एक तो आई थिंक जो जो लोग विराट कोहली को फॉलो करते हैं एज ए प्लेयर, एक तो कॉन्फिडेंस जो जो उसको देख के आता है लोगों को, और जो पॉजिटिविटी, मैच को आखिर तक ना छोड़ना, और ये जो बाहर की टीमों से ना डरना, हुँ, और इसको अग्रेसिवली हेड टू हेड लेना, आई थिंक ये एटीट्यूड का फ़र्क आया। और आई थिंक एक जो और सबसे ज़रूरी काम उसने किया है, उसको देखने के बाद फिटनेस का जो लेवल है ना, उसने हर आदमी को चैलेंज कर दिया फिटनेस में, चाहे वो अपनी टीम का हो चाहे दूसरी का हो। तो वो एक नया ट्रेंड शुरू किया है, जो 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 पैरामीटर जो फिटनेस के इंडियन टीम में हो गए हैं, वो विराट कोहली के आने के बाद बहुत आगे तक चले गए, और वो बेंचमार्क बहुत उन्होंने बहुत ऊपर जाके रख दिया है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ है। और वो एंटरटेनर भी है, उसको पता है हाउ टू फुल कैरी, ऑन एंटरटेन। वो सब मतलब दिमाग कान सब खुला रहता है उसका, इज़ वेरी अलर्ट, वेरी स्मार्ट। और देखो ग्राउंड में डांस भी कर रहा होता है बिल्कुल, डांस वो। एंगेज करते हैं क्राउड के साथ, प्लेयर्स को टीज़ करना होता है, सेलिब्रेशन होता है, मतलब मोरल बिल्कुल डाउन नहीं होने देते विराट कोहली। कि जो टेलीविज़न वाला क्रिकेट है ना, और जो लोग क्रिकेट के पीछे पागल हैं, आई थिंक विराट कोहली जैसे कैरेक्टर बहुत ज़रूरी है क्रिकेट के लिए। इनका एग्रेशन, इनका सेलिब्रेट करने का तरीका, खासकर जो यंग जनरेशन है वो तो मतलब उसके पीछे पागल है। आप देखिए ना, आप आरसीबी को देखिए, उन्होंने कोई टूर्नामेंट नहीं जीता था अब तक। आप उनकी फ़ैन फॉलोइंग का बेस देखिए कितना है। बिल्कुल, वो अभी तो जीते हैं एक बारी, बिल्कुल। उसका रीज़न सबसे बड़ा विराट कोहली, और कोई भी नहीं है उस पूरी टीम में, ओनली विराट कोहली। तो देखिए ना, एक आदमी, अभी वो रणजी ट्रॉफी का मैच खेलने दिल्ली में आए, इतनी भीड़ थी कि शायद टेस्ट मैच में ना होती हो, नहीं होती। तो कुछ तो है ना उसमें। एग्ज़ैक्टली। तो वो जो पैरामीटर उसने एंटरटेनमेंट के, फिटनेस के, परफॉर्मेंस के, वो जो खेल को जो जुनून जिसे कहते हैं, वो जो उसने पैदा किया है, आई थिंक वो रोल मॉडल है यंग जनरेशन का, नए बच्चों का। इस बार आरसीबी ने फाइनली आईपीएल का कप उठा लिया। आपने मिस किया आईपीएल, अभी मतलब एज़ एन एम्पायर इस बार खड़े होना आईपीएल मैचेस? एम्पायरिंग का अलग मजा होता है, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन मैं एम्पायरिंग करता था 15-16 मैचेस, मैंने कमेंट्री किए 43 मैचेस। अच्छा, तो मैं सारे मैचेस में होता था। अच्छा। ये अलग फ्लेवर था, और मैं बहुत सारी चीज़ें, मेरे को, मैं कई बार बोल देता था कि अब देखो ये कहीं आउट ना हो जाए, ये गेम को स्लो कर रहे हैं। वो जो एम्पायरिंग करते हैं हम लोगों को पता है कि देखो इसके 4 ओवर होगा, अभी बाहर जाएगा, वो सब चीज़ें, बड़ा मज़ा आता था। और हरियाणा में तो डबल एंटरटेनमेंट था। बिल्कुल। मेरे साथ 2-3 आरजे थे, वो हंसाते थे, तो बस मेरे को बचपन में जैसे गाँव में बोलते थे ना, वो सारा थोड़ा रोकना पड़ता था अपने आप को, क्योंकि स्लैंग में ना कई बार क्या होता है कि वो जो रीजनल स्लैंग में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मुंह से ना निकल जाए कहीं। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल आते आते रोकी, एक दो बार प्रोड्यूसर ने कहा रुको चौधरी साहब रुको, फिर रुकते थे। बट मज़ा तो आया, आईपीएल में तो तो था ही। मैं आई वाज पार्ट ऑफ आईपीएल, आईपीएल काइंड, बट रोल मेरा अलग था। आईपीएल की जो रीजनल कमेंट्री इस बार बड़ी पॉपुलर, मतलब 2-3 साल से हम देख रहे हैं, बहुत लोग उसको सुन रहे हैं और बहुत मज़े से अ, डबल, जैसे इसमें हरियाणवी और भोजपुरी दोनों। हरियाणवी को भी काफ़ी पसंद किया, और हरियाणवी वो मेरे आने के बाद उन्होंने बोला कि आपके आने से इसमें ना हरियाणवी का एनसीआर का बिटा आ गया, जो गुड़गांवा,
और जब मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद कहता आप, क्योंकि मेरी टोन थोड़ी वो भी है, तो आई वाज मिक्स ऑफ वेस्टर्न यूपी एंड हरियाणवी। तो कह रहे हैं आपके आने से दिल्ली का बेटा चाहे कि जैसे वो बोलते हैं ना, गाड़ी रोक ले भाई, उस टाइप के डायलॉग काफ़ी चलते थे जी। बिल्कुल। अब आते हैं सर आपकी अंपायरिंग पे। जी अंपायरिंग आप जैसे लोगों को हम लोग देखते हैं जो बहुत ही है ना, जिनका प्रोफाइल बहुत ही डाइवर्सिफाइड लगती है। जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि आपने अंपायरिंग की आप कह रहे हैं कि आप कमेंट्री पहले से करते रहे हैं, अभी आप दोबारा कमेंट्री में वापस आ रहे हैं, आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे रील्स भी बना रहे हैं, लोगों को इन्फॉर्म भी कर रहे हैं। तो आपका जो डाइवर्स, और आपने ऐड भी 1-2 ऐड भी किए हैं, जिसमें तमिल में एक मैंने ऐड। तमिल में ऐड किया जी। हाँ, तो इतना आप रट्टा मारा पूछो मत, मुझे पता मेरा जो हाल हुआ। एक बार कोई डायलॉग। नहीं नहीं, वो बल्कि बाद में उन्होंने डब कर दिया, क्योंकि उन्होंने शायद वो तमिल तेलुगु 3-4 लैंग्वेज में बना डाला, तो मेरी आवाज़ ही चली गई। पर अच्छा। मैंने इतनी मेहनत की, एक मेरे साथ मैंने एक एम्पायर हैं सीनियर, हाँ। गुरु राजन चेन्नई के, अच्छा। उनको पकड़ा, उनसे फ़ोन पे वीडियो सेशन उनके 6-7 घंटे खर्च करा दिए मैंने। अच्छा। और बट बाद में डब कर दी उन्होंने, लेकिन मैं तो हुई, आवाज़ भले ही डब करो। ठीक है। मुझे ये बताइए सर, थोड़ा-सा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमारे दर्शकों के लिए, जो लोग सोच रहे, एस्पायर करते हैं कि हम भी एम्पायर बनें, हम भी क्रिकेट से किसी न किसी तरीके से एसोसिएट हों, चाहे वो कमेंट्री में हो या अंपायरिंग हो, तो अंपायरिंग एक अच्छा एवेन्यू हो सकता है। तो थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि इंडिया में अंपायर बनने का क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है? मैं बता दूं, अच्छे टाइम पे आपने पूछा। मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, वॉइस एंड वर्डिक्ट, अच्छा, तो जहाँ पे मैं ट्रेन करूंगा कमेंटेटर्स एंड एम्पायर्स। कभी आज तक ये हुआ नहीं है। बहुत बढ़िया। कमेंट्री उसमें किसी ने कोई ट्रेनिंग का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। हमने शुरू किया, 1 जुलाई से हम शुरू करने वाले हैं। अच्छा। देखिए, कोई भी जिसको खेल से प्यार है, हुँ। आप जो भी आप देखिए, जब आप कभी घर में मैच देखते हो तो आपको नहीं लगता, कई बार आपने बोला होगा और ये 4 रन, सब बिल्कुल, करते हैं ना, कॉपी क्लास में भी करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। कमेंट्री कॉपी करते हैं, आजकल अंपायर भी करने लगे क्योंकि अंपायर टीवी पे दिखने लगा। सर वो रेडियो में हम लोग सुनते थे बीएसएनएल चौका, कनेक्टिंग इंडिया, तो वो वाली वो बहुत ही रिकॉल वैल्यू है उसकी अभी। तो अभी कई बार क्या होता है लाइफ में, जो काम आपको अच्छा लगता है, हुँ। कहीं वो आपका प्रोफेशन बन जाए तो आप चमक सकते हो उसमें, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, हुँ। वो तो पता नहीं थ्योरी मशीन और हाइड्रोलिक्स कहाँ पे रह गई, हुँ। ये अंपायरिंग में घुसा। खेलता था एक्चुअली मैं, हाँ। उतने लेवल का प्लेयर था नहीं, हुँ। मेरे क्लब में कोई अंपायरिंग करता मैं था तो मैं उस शिफ्ट कर उस गया उस पर। एक्सीडेंटल एम्पायरिंग पे आऊँगा बाद में, पहले आप मुझे स्टेप बाय स्टेप वाला बताइए। देखिए, आपका थोड़ा कम्युनिकेशन अच्छा हो, हुँ। और क्योंकि एग्जाम इंग्लिश में होता है, थ्योरी आप लिख पाएँ अच्छा। एक लेवल तक, तो कॉन्फिडेंस अच्छा हो, स्किल है एम्पायरिंग भी, आपको एम्पायरिंग भी आनी चाहिए। जजमेंट पावर होती है, नेचुरल होती है वो, हुँ। आपकी गट फीलिंग कह लीजिए, आपका टाइम पे क्लू गैदर करना कह लीजिए, प्रेशर में ना आना कह लीजिए, हुँ। बॉडी लैंग्वेज, वो सब नेचुरल है वो। आप उसको पॉलिश कर सकते हो, आप जिसको नहीं होगी नहीं होगी, 100 मैच करा दोगे वो तब भी वैसे ही रहने वाला है। हुँ। तो ये तरीका है, और खासकर क्योंकि डिफरेंट टेम्परामेंट चाहिए एम्पायरिंग के लिए, हुँ। तो आपका पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है, हुँ। क्योंकि बैटिंग बॉलिंग में तो आपको रेस्ट मिलता है, एम्पायरिंग में नहीं मिलता। नहीं मिलता है। तो इस तरह से है। हुँ। और मैच कीजिए ज़्यादा, मेरा तो सीधा फार्मूला है कि कम्युनिकेशन पे काम कीजिए, बॉडी लैंग्वेज पे, मैन मैनेजमेंट स्किल पे काम कीजिए। हुँ। कोई कोर्स कर सकते हो तो कर लीजिए, हुँ। और ज़्यादा मैच कीजिए, और हर तरह के मैच कीजिए। कोशिश कीजिए टफ मैच करो आप, हुँ। जहाँ पे लोग जाते हुए डरते हो कि ये मैच नहीं करना, वही मैच करो। हुँ। तो कोई इसका सर्टिफ़िकेशन लेना पड़ता है, एनरोल होना पड़ता है किसी कोर्स में? कैसे सर्टिफ़ाइड अंपायर बनते हैं? होता क्या है कि जैसे मैं दिल्ली में हूँ या कोई यूपीसी में है, तो जो इनकी एसोसिएशन है, उनके लीग मैचेस होते हैं, हुँ। वहाँ जाइए, बताइए एम्पायरिंग करनी है। धीरे धीरे टाइम लगता है, आप किसी एम्पायर के टच में रहिए। हुँ। हाँ, धीरे धीरे शुरू कीजिए जूनियर लेवल पे, फिर जो अच्छा एम्पायर होता है उसका परसेप्शन बनना शुरू हो जाता है, हुँ। टीम्स की फीडबैक आ जाती है, प्लेयर्स की आ जाती है कि नहीं वो ठीक करता है एम्पायरिंग। हुँ। उनका एग्ज़ाम होते रहते हैं, कभी 1 साल बाद, कभी 2 साल बाद, वो एग्ज़ाम दीजिए, हुँ। लेकिन उन एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए पहले। अच्छा। हाँ, उनकी बुक्स होती हैं, एमसीसी का बुक है, हुँ। या जैसे हम कोर्स कराएंगे भी, वॉइस वर्डिक्ट, ऐसा कुछ कोर्स कर लें हुँ। कि सीनियर एम्पायर के टच में रहें, हुँ। तो तैयारी करके देंगे तो पास होने के चांस रहेंगे। जनरली एक स्टेट से 5 या 6 नाम जाते हैं, अच्छा। फिर बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, हुँ। फिर आपने वो पास करना होता है। उसमें वो पूरा प्रोसेस वही है, थ्योरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, वो हुँ। सब है, मेडिकल भी है। हुँ। और आजकल फिटनेस आपकी अच्छी होनी चाहिए, गेम चेंज हो गया है। हुँ। पहले वाली एम्पायरिंग अब बदल गई है, हुँ। अब आपको फिट होना कंपलसरी है। बॉलें 3 तरह की हो गई हैं, लाल, पिंक भी हो गई है, और वाइट तो है ही। बिल्कुल। सो बहुत सारे मॉडर्न एम्पायरिंग में पैरामीटर बदल गए हैं, हुँ। आपको एतबार होना पड़ता है। हुँ। आपका पैशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा बोरिंग काम है एम्पायरिंग। हुँ। आप एम्पायर अकेला ही होता है, प्लेयर तो फ़ोकस्ड बहुत रहना पड़ता है, वो लंबे टाइम तक, लंबे टाइम तो तक। ये फ़र्क है। इसी से जुड़ा सवाल है कि अंपायर क्या-क्या ऐसा होमवर्क करता है फ़ोकस्ड रहना, क्योंकि आप टेस्ट मैच देखते हैं, 90 ओवर आपको खड़े रहना है, बीच में कई ब्रेक्स भी होते हैं, और उसमें आपका हल्का-सा भी इधर से उधर होता है तो कैमरा पकड़ लेता है, कमेंटेटर पकड़ लेते हैं, या प्लेयर ही डिसेंट आजकल बहुत खड़ा कर देते हैं। तो क्या होमवर्क करते हैं आप जो अंपायर लोग होते हैं मैच में जाने से पहले? टाइम पे सोना पड़ता है एक तो, खाना इस तरह का खाएँ कि जो आपको कोई गड़बड़ ना हो, और लेट नाइट से बचें, कोई अच्छा मैच कर रहे हो तो। और
कुछ चीज़ें ऐसी है कि आपको ना पूरे पूरे दिन का ना सोचो, छोटे छोटे स्पैन में एम्पायरिंग करो। अच्छा। पहला सेशन ड्रिंक्स तक, फिर लंच तक, लंच से फिर अगला ड्रिंक्स, इस तरह से करो। आप पूरा शाम तक सोचोगे चक्कर आ जाएंगे आपको। और बहुत प्रेशर आए तो बॉल बाय बॉल करो, बेसिक्स पे रहो। व्हेन पीपल से बेसिक्स, बॉल आ रहा है, बॉल ने डाली, बॉल पिच हुई, गई कीपर के हाथ में, नेक्स्ट बॉल। बहुत ज़्यादा सोचने से आप प्रेशर बना लेते हो। और थोड़ा गेम की अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है। जो अच्छे एम्पायर हैं उनको पता होता है कि 2-3 ओवर के बाद क्या सिचुएशन आने वाली है। अच्छा। और मुझे बड़ी प्रॉब्लम है उन एम्पायरों से जो बुकिश हैं, अच्छा। जो लॉ पकड़ के बैठ जाते हैं। वो उनको मैं ना तो प्लेयर पसंद करते, और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो खेल का फ्लेवर ही मार देते हैं वो। मतलब बस वो पकड़ के बैठ जाएंगे किताब, ऐसे लॉ से दिस दैट, ऐसे नहीं होता उनको गेम। अगर आप गेम समझते हैं तो आपको पहले ही पता लग जाएगा कि अब क्या होने वाला है। तो आप प्रोएक्टिव रहिए ना, प्लेयर को पहले ही बोलिए कि भाई इफ़ यू डू दिस, दिस कैन हैपन। एज एन एम्पायर आपका क्या अप्रोच रहता है? यू रिस्पेक्ट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट या यू गो बाय द लॉ बुक? No, I go by spirit of the law actually, and keep communicating and remain consistent with everyone, both the parties. Keep talking openly. So even the other team should listen what we are talking. I can talk to batsman. Let bowler listen what I'm saying. I can talk to bowler that you're close to the line, go back. सुनने दो बैट्समैन, क्योंकि मैं जब उसकी टीम आएगी तब भी मैंने ऐसे ही रहना है। ऐसे ही एम्पायरों को लोग, क्योंकि दिस नॉट सिंपैथी, दिस एम्पैथी। एग्जैक्टली। दूसरा दिलचस्पी लोगों की जानने में इस बात में है कि प्लेयरों का तो पता चल गया है कि क्या क्या मैच फीस होती है, अंपायर को कितना पैसा मिलता है एक डोमेस्टिक मैच में? मान लीजिए कोई रणजी लेवल का आप मैच या इवन क्लब लेवल का, ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर तक का बताइए कि कितना पैसा मिलता है, सो दैट जो हमें सुन रहे हैं वो भी एक आइडिया बना सके कि हमें इसमें करियर बनाना है कि नहीं बनाना है। आई थिंक लोकल मैचेस में आजकल, क्योंकि T20 आ गया, एक दिन में 2-2 मैच भी हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक दिन में जो लोकल क्लब लेवल का अंपायर है वो 3-3.5 हज़ार रुपये कमा लेता होगा। अच्छा। सिटी का अलग हो सकता है, हर सिटी का टूर्नामेंट वाइज भी अलग होता है। और BCCI में तो कुछ 40,000 प्लस है पर डे। बीसीसीआई में मतलब रणजी? रणजी सब मैचेस का सेम है। इफ यू डू अंडर 16, हाँ। यू विल गेट 40,000 पर डे। अच्छा। एंड द गुड थिंग इज इफ इट इज अ 4-day गेम और 3-day गेम एंड मैच इज ओवर ऑन day 1, स्टिल यू गेट फुल मनी। ओके। तो यही सेम फीस आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में रहती है? ओडीआई में भी सेम? नहीं, वो अलग है। उसका क्या है इंटरेस्ट? ODI 2 लाख के आसपास है पर डे का? हाँ। पर मैच का? पर वो तो एक ही दिन में खत्म हो। T20 भी सेम है। और खास बात है ODI और T20 के सेम पैसे हैं, सेम पैसे? और टीवी और ऑन फील्ड के सेम पैसे हैं। ओह अच्छा, थर्ड एम्पायर को ज़्यादा नहीं मिलेगा, फील्ड एम्पायर से है? नहीं, बराबर दोनों को। दोनों को बराबर हाँ। मिलेगा, ठीक है। और ये टेस्ट क्रिकेट का क्या है, उसका क्या फ़ी है? टेस्ट का जो एलीट पैनल के अंपायर उनका कॉन्ट्रैक्ट है। बाकी के जो नॉन एलीट वाले मैच करते हैं, मेरे ख्याल है वो कुछ 6 लाख के आसपास होगा। अच्छा, पर डे का? कि नहीं, पूरे मैच का ही होता है। मैंने बोला मैच का होता है, टेस्ट मैच का। अच्छा। पर डे से नहीं होता। और क्या बचा, तो IPL बीसीसीआई भी कुछ आपको जैसे कोई सैलरी या कोई अदर बेनिफिट्स नहीं, पर मैच होता है। हम इंश्योर्ड हैं सब लोग। इंश्योर्ड है? हाँ, हम लोग का बड़ा ध्यान रखा जाता है। हम लोग को आजकल क्या, पिछले 10-12 साल से वी गेट ऑलमोस्ट 5 स्टार स्टे इन ऑल द गेम्स, इवन इन जूनियर गेम्स। स्टैंडर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो BCCI का है ना जी, वो इंटरनेशनल मैचेस के बराबर ही है दूसरी कंट्री के। बहुत बढ़िया। और मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि जो हमारे डोमेस्टिक एम्पायर या प्लेयरों को मिलता है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में उनके इंटरनेशनल प्लेयर को भी नहीं मिलता। मगर सर एक चीज़ ये बताइए कि जब भी हमारा कोई रणजी सीज़न चलता है तो ये चीज़ बहुत हाईलाइट होके आती है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है अंपायरिंग का डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत पैथेटिक है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आते हैं जिसमें कि अंपायरिंग बहुत ही लो लेवल की होती है। उसका क्या रीज़न है? वो उसमें काम क्यों नहीं हो पा रहा है? ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। मतलब इसका कोई सर्टेन आंसर तो है नहीं, पर मुझे लगता है कि जो लोग कम मैचेस करते हैं और फिर सीधा बोर्ड का मैच करते हैं, वो हमेशा स्ट्रगल करेंगे। इट इज़ लाइक कि आपने तैयारी की नहीं और पेपर देने चले गए। उनको देखना चाहिए कि लोगों का करियर इन्वॉल्व है, आप तैयार होके जाइए। आप सिर्फ बहुत सारे लोग मल्टीटास्किंग वैसे लोग होते हैं कि किसी ऐसे जॉब में है उनको टाइम ही नहीं है, बस वो बोर्ड के एम्पायर हैं, लेकिन फिर वो मैच करने भी जाते हैं। वो सीधा बोर्ड के मैच में जाके गर्म होते हैं। तो तब तक वो गर्म होते हैं, तब तक वो सीज़न ख़त्म हो जाता है और प्लेयर कई तब तक ठंडे हो जाते हैं बेचारे। तो उनको ध्यान रखना चाहिए। और मैंने जैसे बोला कि बहुत सारे बुकिश अंपायर हैं हमारे यहाँ। आई थिंक कई बार उनसे भी प्रॉब्लम होती है। और वैसे तो स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ है शायद पिछले कुछ सालों में। और वैसे भी अंपायर का भी काम कितना बचा है, अब तो वो इसी पे आऊँगा मैं वाइड नो बॉल अब सब तो DRS पे चली गई, इसी पे आऊँगा। वो तो बहुत काम कम हो गया अंपायर का। हाँ, मुझे ये बताइए कि क्या एक अंपायर को भी मैच प्रैक्टिस ही होती है? बिल्कुल चाहिए होती, क्यों नहीं, आप कैसे नहीं करेंगे। इट इज़ लाइक मैथमेटिक्स ना, आपको फॉर्मूला तो आता है, लेकिन आप क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करोगे तो एग्जाम के टाइम तो फिर भूल जाओगे ना। क्यों नहीं प्रैक्टिस? जब जैसे बैट्समैन बैटिंग करता है, बॉलर बॉलिंग प्रैक्टिस करता है, तो अंपायर क्यों ना करे? वही तो बॉल है, उसको भी तो देखनी है। वो जाते ही कैसे स्विच ऑन कर लेगा।
इसीलिए वो जो लोग डोमेस्टिक या क्लब मैचेस नहीं करते वो हमेशा स्ट्रगल करते हैं। अब आते हैं आपके सवाल पे जिसकी ओर आप इशारा कर रहे थे, अंपायरिंग इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, कैसे देख रहे हैं इसको आप? टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन लगातार हर दिन, हर टूर्नामेंट, हर साल बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में अंपायर की जो एंटिटी है, अंपायर की जो अपनी आइडेंटिटी है, उसको कोई खतरा है कि नहीं? कहाँ खतरा, आपका काम आसान हो गया ना। गेम से जो मोटे मोटे एरर हैं वो निकल गए हैं। आपने सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना है, प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। आपके आधे डिसीजन तो चले गए हैं, वो ठीक हो जाते हैं। गेम के लिए भी तो अच्छा है ना। अगर कोई कोई चीज़ ख़राब हुई और रेक्टिफाई हो गई तो क्या प्रॉब्लम है? तो आपको नहीं लगता है इससे धीरे-धीरे जो अंपायर फिजिकल फॉर्म में वहाँ खड़ा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएँगे, कैमरा ही रिप्लेस कर लेगा? लेकिन गेम इतना डिमांडिंग है कि क्या करें? इतना इतना इतने स्टेक होल्डर्स नहीं, हैं। आपको लग रहा है ये जेन्युइनली कंसर्न है कि नहीं, कि अंपायर जो फिजिकल फॉर्म में एक व्यक्ति खड़ा है हैट लगा के, वो उसकी जगह कैमरा लग जाएगा? हाई टेक्नोलॉजी आजकल तो ड्रोन भी चल गए, बाकी चीज़ें भी चल गई। आप देखिए किस प्रोफेशन में चीज़ें चेंज नहीं हो रही। चेंज इज़ ऑलवेज़ फॉर गुड। अब पहले वो गिनते थे ना नोट ऐसे करके, वो पीले-पीले फटा नोट है मैं नहीं ले रहा। अब आप कहीं भी जाओ ना फटाक से आदमी कहता है लगा भाई फ़ोन हो गया पैसा। तो ऐसे ही हर चीज़ में चेंजेस हो रहे हैं, गेम भी तो चेंज हो गया। जब कभी कन्वेंशनल अंपायरिंग थी, एक ही तरह का फॉर्मेट था मल्टी डे, अब टी20 भी आ गया, टी10 भी आ गया, वनडे भी आ गया। मैंने बोला बॉलें आ गई, रात दिन के मैच शुरू हो गए, चीज़ें बदल रही हैं तो अंपायरिंग बदलने में क्या दिक्कत है? मैंने बोला ना अंपायरिंग आसान हो गई है पहले से। आसान हो गई। हाँ। और कैसा लगता है एक अंपायर को जब प्लेयर उसके डिसीजन को क्वेश्चन कर देता है, रिव्यू कर देता है, उससे गुस्सा आता है? मतलब क्या फर्स्ट थॉट क्या होता है कि मैंने बहुत कन्विक्शन से, बहुत एक्यूरेसी से कोई डिसीजन दिया, उँगली उठाई, चौका दिया, जो भी दिया, ठीक है? उसको उसने रिव्यू कर दिया। फिर वहाँ सब लोग देख रहे हैं, पूरा वहाँ पे देख रहे हैं, और फिर वो रिवर्स भी हो रहा है कई बार में, कभी रिटेन भी हो रहा है। इस फीलिंग को थोड़ा-सा एज़ एन एम्पायर मुझसे श जब ये नया-नया शुरू हुआ तो थोड़ा लोगों का ध्यान जाता था इस पे। अच्छा। लेकिन अभी तो पिछले 5-6 साल से जैसे मैं करता हूँ तो बल्कि कई बार टाइट होता है तो मैं कहता हूँ ले लेना यार, ख़त्म कर। नहीं तो इस पे रोना-पीटना मचता रहेगा मैच के बाद तक। तू भी ठीक रहा, मैं भी ठीक रहूँ, दोनों को शांति रहेगी। वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता है और आप अगली बॉल फिर फ्रेश माइंड से करते हैं। ज़्यादातर तो प्लेयर की गलती होती है। अगर आप परसेंटेज अंपायरिंग देखेंगे तो आप देखो ज़्यादातर तो प्लेयर का गलत निकलता है, अंपायर का तो ठीक ही निकलता है। आप परसेंटेज निकालो तो जो ठीक-ठाक अंपायर है 90% से ऊपर ही हैं। सो बेटर है ना गेम के लिए। नहीं तो आपके किसी ऐसी मिस्टेक से जो ठीक हो सकती थी, बाद में पूरा खेल ही बदल जाए, तो ऐसी ईगो का क्या फ़ायदा? ऐसी ईगो अपने घर रखो भाई। और अंपायर्स के लिए जो टेक्नोलॉजी है, मतलब इतना ज़्यादा असिस्टेंस है टेक्नोलॉजी का, तो एक अंपायर के लिए क्या ये माइंडसेट डेवलप होता है कि यार कोई बात नहीं, अगर गलत भी डिसीजन दे दूँगा तो वो तो टेक्नोलॉजी तो वही कर दी ना, चेंज कर ही देगी। वो आई थिंक एक खराब एटीट्यूड है जो आ गया। मेरे को ध्यान है कि बहुत पहले करीब 6-7 साल पहले एक ऐसा एरा था जब बाहर के अंपायर आते तो इंडियन टीम तब शायद हम डीआरएस से नहीं खेलते थे। हम लोगों ने मना किया था, डीआरएस हमें ठीक नहीं लगता, नहीं लिया था, लेट लिया था। तो बाहर के एलीट पैनल के अंपायर आते तो बड़े कंफर्टेबल नहीं थे इंडिया आने में। उनको रहता था अरे बिना डीआरएस के मैच करना पड़ेगा इसमें तो, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आ रही थी, बॉल ट्रैकिंग भी आ रहा था, अल्ट्रा एज भी आ रहा था, बट डीआरएस नहीं था। तो इनफैक्ट वो बड़े घबराए रहते थे कि भाई ये बिना डीआरएस के तो बड़ा मुश्किल है। तभी हम बोला एम्पायरिंग आसान हो गई डीआरएस से। अच्छा, क्या अंपायर्स भी बायस होते हैं किसी टीम के लिए, किसी प्लेयर के लिए? कभी भी नहीं होते मेरे हिसाब से, प्रेशर ले लेते हैं कुछ लोग, वो तो आपका इंडिविजुअल का प्रॉब्लम है। अगर आप और मान लीजिए अनिल चौधरी अंपायर हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल के, तो कहीं न कहीं आपका जो इंस्टिंक्ट है, कहीं न कहीं आपका जो अटैचमेंट है वो इंडियन टीम के लिए है। वो कितना, कैसे मैनेज, मतलब आप जैसे जो बड़े अंपायर हैं उनको उस चीज़ को, उस प्रेशर को कैसे डील करते हैं? कितने सारे तो मैच किए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया वेस्ट इंडीज, सारी टीमों को देखिए। इंडिया पाकिस्तान नहीं किया, हम कर भी नहीं सकते इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि बायलैटरल खेलते नहीं है और आईसीसी इवेंट में करते नहीं है। कुछ भी ध्यान नहीं रहता, आप प्रोफेशनल हो, आपको फिर आपको तो अपने काम से मतलब रहता है। और ये तो कभी आता ही नहीं दिमाग में जो आप कह रहे हैं। हालांकि ये सवाल पूछते सब है मेरे से, अच्छा। मतलब जितने लोगों ने बात की बताई इंडिया का मैच कैसे कर, तो मैंने कहा भाई इंडिया के मैच किए मैंने। तो तो आप क्या, जब वहाँ पे इतना एकदम क्राउड पूरा पैक है, स्टेडियम इतनी नॉइज़ है, फिर इतना प्रेशर है, मीडिया का पूरा ग्लेयर है ना? पूरा अटेंशन है, रोड एकदम खाली है कि मैच देख रहे हैं सब लोग, और उस बीच में आप उस मैच की सेंटिमेंट से अटैच नहीं हो, ये भी पॉसिबल नहीं है ना? बात ठीक है आपकी, प्रेशर आता है, लेकिन मुझे तो मज़ा आता है प्रेशर में। मज़ा ही तब आता है जब हाँ अब क्या होगा, मतलब देन यू आर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। फिर आप जो ठीक कॉल करेंगे बढ़ाई होगी आपकी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में तो सारी दूध का दूध पानी का पानी। आप अच्छा काम करते हो उसकी तारीफ होती है ना, तो दैट्स ए गुड टाइम टू परफॉर्म एक्चुअली फॉर अ गुड अंपायर, व्हाई नॉट। अनिल जी, इस बातचीत के दौरान ना मुझे 2-3 नाम याद आ रहे हैं, और जब हम छोटे थे क्रिकेट देखते थे और बहुत अटैचमेंट के साथ क्रिकेट देखते थे, जिसमें लॉजिक कुछ नहीं होता था, इमोशन होता था। और उस टाइम पे स्टीव वकनर, डेविड शेफर्ड,
और ये डैरल हेयर इस तरह के एम्पायर है तो बहुत कंट्रोवर्शियल। अगर स्टीव बकनर की बात की है तो वो इतनी कंट्रोवर्सी उनके साथ एसोसिएटेड रहती थी। और हम लोग अगर तेंदुलकर को आउट दे दिया किसी गलत उसमें, तो हम लोग ना वो जो एक ईगो कह लीजिए या ग्रज हमेशा कैरी करते थे। वो वाला जो टाइम था अंपायर को देखने का और आज का टाइम में कितना फर्क, आपने भी वो फील किया होगा जब आप। आई थिंक तब क्या था कि तब जो हो गया सो हो गया, वो ठीक नहीं हो सकता था। आई थिंक इसलिए वो ज़्यादा याद रहता है आपको। आजकल तो अंपायर ने कितनी बार छाती पे हाथ लगाया कि ये भी नहीं ध्यान रहता इसने किया कि उसने किया, वो रूटीन का पार्ट हो गया। पहले क्या था कि गलती हो गई तो हो गई। और आपको बकना का नाम से ध्यान आता है क्योंकि बाद के कुछ सालों में बकनर और सचिन के काफ़ी हम भी देखते थे वो मैच, बिल्कुल। तो गलतियां हो रही थी बाई चांस, लेकिन उसका किसी पर्टिकुलर प्लेयर या किसी पर्टिकुलर एम्पायर से नहीं, गलती कोई भी कर सकता है। शेफर्ड तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एम्पायर वर्ल्ड क्रिकेट ने जो बिल्कुल। देखा या प्रोड्यूस उसका किया, स्टाइल भी वो अलग। तो आउटस्टैंडिंग थे। वो तो बहुत रेस्पेक्टफुल एम्पायर थे। वो तो अमंग एम्पायर से बड़ी रेस्पेक्ट है उनकी प्लेयर्स में भी। और डेरेल हिल तो ऑस्ट्रेलिया के थे। वो भी, हाँ, वो भी कुछ सचिन के 1-2 आउट में इन्वॉल्व रहे। हम लोग सचिन के फ़ैन थे ना सब, तो वो रीज़न था। इंडिया इमोशनल कंट्री है, कई बारी सच और गलत से आगे निकल जाते हैं हम लोग। जी। पर मैंने जैसे बोला, अगर तब डीआरएस होता तो ये सब चीज़ें होती ही नहीं। आजकल जो डीआरएस बहुत अच्छा। बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत ट्रांसपेरेंसी है गेम में, और गलतियाँ ठीक हो जाती हैं ना, इससे अच्छी क्या बात है। गेम पे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी एक का आपके इंटरव्यू में आपने कहा कि जब आप आईपीएल में सीएसके का मैच कवर करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है एंड द मोमेंट एमएस धोनी वॉक्स इन तो एक अलग लेवल का नॉइस होता है विच इज़ यू सेड कोट एंड कोट इरिटेटिंग होता है। तो मैं उस इमोशन को उस प्रैक्टिकली उसको समझने की कोशिश करता, इन व्हाट सेंस इट इज़ इरिटेटिंग फॉर एन एम्पायर जो कि उसको डिसीजन मेकिंग और वहाँ पे फोकस्ड रहना है। इरिटेटिंग तो खैर अलग वर्ड हो गया, वो तो मैं नहीं कहूँगा, पर वो एक ऐसी आवाज़ है ना, सिटी की आवाज़ है वो। विजल फोड़ू। हाँ, वो ऐसी आवाज़ आती है जैसे कई बार आप ट्रैफिक में होते हो, लेकिन कुछ बसेस के हॉर्न बड़े अलग होते हैं ना, वो प्रेशर हॉर्न टी करके वो ऐसी आती है और जन कुछ सुनाई नहीं देता। अच्छा। मतलब ये लगता है कि यार कब बंद होगी, और बंद ही नहीं होती वो बड़ी बड़ी देर तक। तो पर आदत डाली थी बाद में, ये पिछले 5-6 साल से हो रहा है, अच्छा। ये अभी नहीं हुआ। और धोनी के आते ही शुरू हो जाता है। अच्छा। और पता नहीं वो धोनी को भी कैसे सुनता है वो, मैं तो पता नहीं। हम लोग तो फिर बहुत सारा काम तो मतलब आंखों से काम करना पड़ता है, सुनने का तो चक्कर ही खत्म है। तो आप जब अंपायरिंग कर रहे होते हैं तो कान में कौन सा डिवाइस लगा होता है, किससे आप कनेक्ट कर रहे होते हैं? काफ़ी लोग पूछते हैं, ये भी मैं आज बता ही दूँ, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं। वो क्या है, सिस्टम होता है, हम चारों अंपायर जो आपस में बात करते हैं। मतलब 3 ऑन ग्राउंड और एक हाँ, के अंदर ऊपर। जो रिजर्व अंपायर भी बात हाँ। करते, फोर्थ अंपायर भी होता है। काफ़ी लोग पूछते हैं जो वो कहीं स्टंप से नहीं, कुछ भी नहीं है, वो हमारी आपस के बात करने का है। वो ऐसे है जैसे आपने लोग वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं सिक्योरिटी के लिए, बस वो वैसा ही है। जैसे आपने हाई सिक्योरिटी जोन में देखा होगा जो लगा के घूमते हैं, वही है वो। बिल्कुल। तो आप आपस में वो करते हैं तो, और इतना ज़्यादा जब क्राउड का आवाज़ आता है तो वो आवाज़ ऑडिबल होती है आपको? कई बार स्ट्रगल करते हैं, इसीलिए हम लोग प्रोटोकॉल हमारे ऐसे हैं कि ऐसे वर्ड बोलते हैं कि एक अगर सुन गया, जैसे कभी भी जब नो बॉल चाहिए, क्योंकि तो हम बोलते हैं फेयर डिलीवरी, तो अगर फेयर नहीं सुना, डिलीवरी सुन गया तो भी काम चल गया। नो बॉल तो मतलब दोनों में से, इसलिए हम सर्टेन वर्ड यूज़ करते हैं और प्रोटोकॉल वाले ही वर्ड यूज़ करते हैं ताकि जरा भी सुने तो समझ आ जाए। और हम लोग की पॉलिसी है लेस इज़ मोर, और थोड़ा स्लो बोलना होता है। खासकर जब ओवरसीज एम्पायर के साथ काम करें, हम उनको भी बोलते हैं भाई स्लो बोलना, क्योंकि वो भी जब बोलते हैं तो आधी इंग्लिश खा जाते हैं वो। बिल्कुल। तो वो है। तो हर अंपायर के हिस्से में पॉपुलैरिटी भी आती है और गालियाँ भी आती हैं। आपके हिस्से की अगर 2 बार के ऐसे इंसिडेंट की अगर बात करें तो 2024 में आरसीबी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का एक मैच था एलिमिनेटर, जिसमें आपने इसको डीके को आउट दिया, थर्ड अंपायर थे। डीको को आउट नहीं दिया नहीं दिया। क्योंकि बैट लगा हुआ था। एग्जैक्टली आपने आउट नहीं दिया और हमने देखा विजुअल्स की कुमार संगकारा जो राजस्थान रॉयल्स के कोच हैं, ही वॉकड इनटू सम ऑफिशियल्स। वो क्या स्टोरी थी, क्योंकि हमने कैमरे पे यही देखा था कि कुमार संगकारा जा रहे हैं और बाद में भी आया कि उन्होंने बात की मैच ऑफिशियल से। नहीं नहीं, आप फिर मिक्स कर रहे हैं। मेरा जो मैच था, मैं जिसमें टीम एम्पायर था, उसमें डीके को नॉट आउट दिया था। वो वन साइडेड मैच था, उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। ये एक मैच हुआ था जिसमें मैं ऑन फील्ड एम्पायर था। अच्छा, तो ये टीवी कुमार संगकारा वाला हाँ, वो आए थे, मैं ऑन फील्ड था, टीवी एम्पायर ने रन आउट पता नहीं दे दिया था, पता नहीं दिया था, ऐसे था वो। अच्छा। देन वी हैड टू हैंडल हिम कि क्या टीवी एम्पायर को लगा होगा, वो ऐसे था। हाँ। संकारा मैच के बाद हमसे बात करने आया। अच्छा। इट वाज बिकॉज ऑफ टीवी एम्पायर। अच्छा। वो मैं ऑन फील्ड था उसमें। बिल्कुल। दूसरे मैच में आप थर्ड एम्पायर थे। हाँ। एक टेस्ट मैच हुआ इंडिया इंग्लैंड का 2021 में फरवरी में, रहाने वाला। वो थोड़ा सा इंसिडेंट बताइए कि वो क्या था, वो कैसे मार्जिन ऑफ एरर बताता हूँ। कितना मैं था? टीवी एम्पायर था, तो अंदर वाले एम्पायर ने नॉट आउट दिया। वीरेंद्र शर्मा थे, वो कॉर्डमेंट नहीं लगा उनको, उन्होंने इंग्लैंड ने डीआरएस लिया। मैं था उस टेस्ट में, वो सीरीज़ का पहले ही मेरा टेस्ट था टीवी एम्पायर।
रहाणे ने ऐसे खेला तो क्या हुआ कि हम लोग देखते हैं पहले फ्रंट ऑन से तो गैप लगा, बिल्कुल। फिर अल्ट्राइज भी लेते हैं। हम्म, अल्ट्राइज लिया तो पूरा उसने पास किया यहाँ पे, और डायरेक्टर ने भी रोक दिया और हमने भी ध्यान नहीं दिया, वो बैट पीछे जाके बॉल पे लग गया, हाँ, तो वो मिस हो गया। वो मतलब वो बाद में फिर मैंने डायरेक्टर से बात की तो उनसे भी मिस हो गया। वो किसी इंग्लिश कमेंटेटर ने बोला कि वो कुछ ग्लव्स कर रहे हैं वहाँ पे, देखो दोबारा से देखो। वो शायद 2 या 3 बॉल बाद देखा तो वो लग गया था बैट, तो कैच था वो। शुक्र है भगवान का, वो 1-1.5 ओवर के बाद आउट हो गया था। ये मामले बड़ी किस्मत अच्छी थी मेरी, बट गलती तो गलती है, मैंने माना कि इट इज़ माई मिस्टेक। इंग्लैंड के मैनेजर भी आए थे एंड काफी उस पे हाँ, बवाल हुआ बाद में प्रेस नहीं नहीं बहुत अच्छे थे। बस इंग्लैंड उन्होंने तो बड़े आराम से कहा था कि नहीं नहीं वी कैन अंडरस्टैंड कि वो कन्फ्यूजन हो गया, और मैच पे फ़र्क नहीं पड़ा था उसका। बस इंडिया हार गई थी वो मैच, हाँ, नहीं हार गई थी पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा, बट मैच पे कुछ फ़र्क नहीं था, लेकिन गलती तो गलती है। आई रेज माई हैंड, आई मेड अ मिस्टेक, या दैट वाज अ मिस्टेक। उसके बाद सीखा मैंने कि कभी जल्दी ना करो, पूरा देखो, भले ही और 30 सेकंड फालतू लग जाए। ट्रोलिंग से डर लगता है आपको? लगता है कभी कभी सोशल होती है, कभी कभी होती है। कोई इंटरेस्टिंग बताए जिस जब आप वो ट्रोल हुए डीके वाली ही हुई थी, डीके वाले में? हाँ खूब दबा के। हाँ, तो कैसे हैंडल करते हैं? कोई प्रेशर क्रिएट करता है कि ट्रोलिंग या इस तरह जो देखो ही आप नहीं ज़्यादा। देखते हैं कि वो आप ही की क्लिप मेरे वायरल हो जा रहे हैं? मेरे केस में तो क्या होता है, आपस में लड़ पड़ते हैं लोग, अच्छा, कैसे? आपस में एक दूसरे, एक कर रहा है कोई मेरी तरफ से शुरू होता है, कोई पता लगा वो मैं हट गया, उनकी आपस में शुरू हो गई, ऐसे 50-50 लोग लड़ रहे हैं आपस में। हम्म, तो वो ऐसे जब आप देखते हैं ट्विटर खोल रहे हैं, आप जिसको एक्स बोलते ट्विटर पे नहीं हूँ मैं, इसमें हैं, तो इंस्टा पे इंस्टाग्राम हूँ। हाँ हाँ, पे देख रहे हैं कि आप वायरल हो रहे सही हैं, मजा आता है। न्यूज़ वेबसाइट्स पे आपकी वो लग रही है, और टीवी चैनल वाले भी हाँ, आपको दिखा रहे हैं कि ये गलत डिसीजन या सही डिसीजन। तो ऐसे में एक अंपायर क्या मतलब अंडर प्रेशर आता है? नहीं आना चाहिए। आई थिंक आप ये देखो कि आपसे गलती कहीं दोबारा ना करो, और इसीलिए कई बार इंस्टा पे मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा तारीफ होती है, खुश होने की जरूरत नहीं है, वो 2 दिन बाद गाली भी पड़ सकती है। जरा आप उसको ऐसे ही लो जैसे वो है। मेरा मानना ये है कि ना, आप इंस्टा पे जो चल रहा है वो देखो, कमेंट्स पे ज़्यादा ना जाओ। अगर आप कमेंट्स में जाते हो तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दूसरी कंट्री के लोग भी होते हैं, आप ध्यान रखिए, बिल्कुल। वो किसी को भी नहीं छोड़ते, उनको तो मतलब वो चक्कर में पड़ो ही ना। आई थिंक कमेंट्स पे जाने ही नहीं चाहिए। आप अपना जो कंटेंट है उसमें क्या ठीक है क्या गलत है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, और अपना कंटेंट इंटरेस्टिंग रखो, और उसको ना ऐसा रखो कि कुछ वैल्यू एडिशन हो। आप कुछ बता रहे हो तो कुछ जो देख रहा है उसको पता लगे, ये नहीं कि मैं ऐसे चाय पी रहा हूँ, फोटो खिंचवा रहा हूँ, दूसरा कहेगा फिर तो मैं अपने घर चाय पी लूँगा, तेरा क्या देखना। बिल्कुल। कंटेंट होना चाहिए, कमेंट्स ना पढ़े, बस मेरा यही सलाह है सबको। अच्छा, वो जो लिखा होता है, क्योंकि वो आपको अच्छे लिखते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन कभी कभी फिर पेलते भी हैं तो फिर कई खराब लगेगा। कई 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 क्रिकेटर्स में देखता हूँ, जैसे अगर नाम भी लूँ, पृथ्वी शॉ जैसे प्लेयर हैं जो कि जैसे मान लीजिए बाहर हो गए या अंडर प्रेशर हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो वो एक एक कमेंट करने वाले से एंगेज करते हैं। नहीं नहीं, आपको लगता है हम्म, सभी का, हम्म, बिल्कुल। मतलब हम जैसे कभी हम्म, सबके मैनेजर आदमी होते हैं जवाब देने वाले, कोई कमी लोग जवाब देते हैं अपने। अच्छा। वो तो कभी रात को जैसे बैठ गए तो मैंने कुछ देखा, मैं जनरली अंपायरिंग की चीज़ों पे जवाब देता हूँ, तो मैं खुद दे देता हूँ। बाकी जो खींचातानी वाले मैं नहीं देता, वो फिर वो है डिपार्टमेंट, वो अपने आप देते रहते हैं। पर हाँ, कभी कभी क्वेश्चन को ऐसा आता है कि इंटरेस्टिंग सवाल किसी ने पूछा, अब रात को कभी 12 बजे से हूँ, तो फिर मैं जवाब देता हूँ सारे, फिर कि अच्छा। नहीं ये नो बॉल है नहीं है, उस तरह का हम्म, लॉजिकल क्वेश्चन के मैं जवाब देता हूँ। वो फालतूबाजी के वो मैं देखता अवॉइड हूँ। करते जी हैं। हाँ। जब कोविड आया और पूरे में लॉकडाउन लग गया, क्रिकेट बंद हो गया, कोई मैच नहीं हो रहा था पूरी दुनिया में, तो एक तस्वीर वायरल हुई कि अंपायर अनिल चौधरी जो हैं एक पेड़ पे चढ़े हुए हैं जी और फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने वो फ़ोटो देखा और एवरीवन वाज़ सो सरप्राइज्ड टू सी दैट फ़ोटो कि इंडिया में आज भी ऐसी जगह है जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है, और जब आप अपने गाँव जाते हैं तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता। इस मुद्दे को आपने रेज़ किया बहुत ही क्रिएटिव तरीके से, पेड़ पे चढ़ के अटेम्प्ट किया। तो क्या वो आप सही में फ़ोन करने की कोशिश कर रहे थे, या वो एक प्रोटेस्ट और अटेंशन लेने का और उस समस्या की तरफ ध्यान खींचने का एक अटेम्प्ट था, क्या था? जो पहला फोटो था वो असली था, अच्छा। मैं सचमुच ही फ़ोन कर रहा था ऊपर बैठ के, क्योंकि वो ट्यूबवेल के पास वहाँ जाके सिग्नल आते थे। तो अमरूद का पेड़ था, मुझे बाद में बताया अमरूद के पेड़ चढ़ते नहीं है, टूट जाता है ये। अच्छा। तो मैं उधर कुछ खा भी रहा था, कर भी रहा था, मेरे ब्रदर ने फ़ोटो खींची अपनी, साथ में मेरी भी आ गई। मैंने लोकपाल जी को बोला कि यार हमारे यहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो कह रहे हैं फिर तू ये फ़ोटो दोबारा भेज मेरे को। मैंने भेजी, फिर वो वायरल हो गई, फिर वहाँ टीवी वाले आने लगे। उसके बाद जो मैं पेड़ पे वो चढ़ाते थे मेरे को आके, एक बार तो एक चैनल वाले आए, शूट करके चले गए, सब बात के वापस आ गया वो लड़का, सर वो कह रहे हैं वो पेड़ पे वाली फ़ोटो चाहिए। तो मैंने कहा मैं तो नहीं जा रहा खेत में, अब धूप थी तब। अच्छा सर नीम के पेड़ पे चढ़ जाओ, फिर मैं अपने घर में ही नीम के पेड़ पे ये चढ़ा। बड़ा इंटरेस्टिंग वो नीम वाली भी फ़ोटो चली। फिर मेरे को कई दिन तो लगा, मैंने यार ये एक्टिंग ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि वो खेत में कौन जाके चढ़े। वो वापस आ गया जी, कह रहा एडिटर साहब कह रहे हैं यार वो पेड़ की फ़ोटो लेके आओ। अच्छा, अब मैंने कहा भी निकाल लो, इंटरनेट पे है। तो वो समस्या रिज़ॉल्व हुई कि नहीं हुई? बराबर हुई जी 20 दिन में, अच्छा। 20 डेज में टावर लगा। अच्छा। और तब लगा जब सड़क पे आदमी जाता था तो पुलिस पिटाई करती थी।
आप देखिए कितने लोग आए होंगे, और बहुत बड़ा होता है सिस्टम। मेरे को पता नहीं था कि नीचे कुछ 20-30 फुट खोदा और पूरा सीसी वर्क और इतना मेटल। वो लगा जी, गांव में अब तो मेरे 3 टावर हैं, अब तो इतने टावर हैं कि क्रेडिट गोस टू ओह, यू। मतलब आपको टावर मैन कहते हैं लोग वहाँ पे? कुछ भी कह देते हैं, कहते हैं अब सड़क बनवा दो, कोई कहता है अभी यहाँ पे डिस्पेंसरी खुलवा दो। अच्छा। मैं एक दो लोगों से बात भी करता आप हूँ, शायद हो जाए कहने से। नहीं तो ये अच्छे हैं ना आपके लिए, एवेन्यूज खुल रहे हैं, नेता भी बन सकते हैं आप, है? अभी अभी तो आजकल मैं जाता हूँ तो कहते हैं ग्राउंड बना दो। मैंने कहा आप ज़मीन दे दो मेरे को, अच्छा उसके सारी चीज़ें मेरे पे छोड़ दो, सारा खर्चा मेरा। अच्छा। तो अभी हमारे एमएलए साहब ही थे, मैंने कहा आप ज़मीन आप दिला दो, बाकी सब स्पॉन्सर मैं ले आऊँगा, 1 रुपया नहीं लूँगा आपसे। अच्छा। लेट्स सी हाउ इट गोज़। मैच फिक्सिंग एक बहुत बड़ा इशू रहा है क्रिकेट की दुनिया में। साल 2000 में इंडिया में जो मैच फिक्सिंग के चीज़ें हुई, उसने काफ़ी साल तक इम्पैक्ट किया, दुनिया में भी बहुत हुई। क्या एक अंपायर को भी मैच फिक्स किया जा सकता है? देखिए ये बहुत पुरानी बात है, आप कह रहे हैं आज से 15-20 साल पहले पुरानी बातें समझिए। अब तो इतना फुल प्रूफ है, इतनी ट्रेनिंग होती है सभी प्लेयर्स की, जूनियर लेवल पे शुरू हो जाती है, हर टीम में एंटी करप्शन है। बहुत सारी चीज़ें, क्या होता है कि वो परसेप्शन क्रिएट हो जाता है बाहर। वो रीज़न था आई थिंक, लोगों को ट्रेनिंग नहीं थी, करना क्या है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी। और क्या होता था, लोग ऐसी पार्टी वार्टी में चले जाते थे, वहाँ उनका लेना देना कोई है नहीं, लेकिन क्योंकि बाकी लोग ठीक नहीं थे तो ऐसे काफ़ी लोग प्रॉब्लम में आए शुरू में। लेकिन अब सब अवेयरनेस है बहुत ज़्यादा, अभी तो बहुत ट्रांसपेरेंट है। मतलब जितना भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैंने किया या जितना आईपीएल किया, शुरू के 1-2 साल तो हम लोगों को भी नहीं पता था क्या बात करें, किससे ना करें। भाई जैसे किसी ने फ़ोन पे पूछ लिया, कल बारिश होगी, आपने तो कह दिया होगी, हमें बाद में बताया गया भाई ये इन्फॉर्मेशन है, आप नहीं बता सकते, क्योंकि फिर एंटी करप्शन के लोग ट्रेनिंग करते थे हमारी। कहता आपको कोई आके ऐसे ही कोई गिफ्ट कर जाए, आप ऐसे नहीं लेना चाहिए, भले ही आपका दोस्त हो, क्योंकि आप जस्टिफाई कैसे करोगे। सो ऐसे से करके अब तो बहुत ट्रेंड है सब लोग, अब सबको पता है कि क्या नहीं करना। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे गलतफहमी में बेचारे, उनका काम खराब हो गया, हालांकि उन्होंने करा धरा कुछ नहीं, और ऐसे लोग फिर गलत बातें फैलने लगी। आई थिंक ट्रेनिंग से बहुत फ़र्क पड़ा। अभी तो अब जितने भी बोर्ड के जूनियर क्रिकेटर भी हैं, आई थिंक 15 जब वो खेलते हैं तो सबकी ट्रेनिंग होती है, हर स्टेट के अपने अपने एंटी करप्शन स्टाफ है, दे आर ट्रेन पीपल, एंड बहुत एजुकेशन बहुत हो गई है। और मुझे तो अब ये बात कोई करता तो मुझे तो ऐसे लगता है ऐसे कोई ब्लैक एंड वाइट दूरदर्शन की बात हो रही हो, ये सब नहीं है। आईपीएल में एक मतलब जब शुरुआत होती है आईपीएल की, हर सीज़न की बता रहा हूँ, एक परसेप्शन जो बना हुआ है, वो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, कि शुरुआत होती है बहुत ज़्यादा धूम धड़ाका और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। फिर एक ऐसा पीरियड आता है जहाँ पे एक लल वाला पीरियड आता है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग नहीं देखते, मतलब ये कोई ऐसा कोई वेरीफाइड चीज़ नहीं है, पर एक परसेप्शन है कि उसके बाद ऐसे ऐसे मैचेस जीतना शुरू होते हैं। कोई आपको लगेगा कि मैच हार रहा, वो एकदम से जीत जाएगा, कोई जीतता वो हार जाएगा। और फिर हर साल का मैं ये देख रहा हूँ ट्रेंड कि लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं कि आईपीएल जो है फिक्स है। तो आप बहुत लंबे 231 मैच आपने एज एन एम्पायर ऑफिशिएट किए हैं, तो आप मुझे बताइए, ये जो इतने बड़े टूर्नामेंट होते हैं, इसमें आईपीएल को लेके जो ये परसेप्शन है कि ये फिक्स होता है, या बीसीसीआई इसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न करके मेरी थोड़ा एंटरटेनमेंट बना के रखना नहीं चाहते नहीं, हैं? ये बिल्कुल वाहियात बात है। मैं आपको ऐसे बताता हूँ, एक तो टूर्नामेंट ही T20 है, और T20 इसका फॉर्मेट ऐसा है आईपीएल की, इसमें हर में ना हर टीम में 4 विदेशी खिलाड़ी होते हैं, तो हर टीम का बैलेंस बहुत अच्छा है। और बहुत सारे कोच, आप देखा होगा जितने खेल रहे हैं उतने कोच भी बाहर बैठे होते हैं, हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त एनालाइज होती है। और टूर्नामेंट में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बीच में फेज़ ऐसा आता है कि जब ना 4-4 5-5 मैच हो जाते हैं, फिर वो इतने सारे मैच होने से लगता है कि अब वो पोजीशन उतनी क्लियर नहीं होती, जिसको देखो कोई 7 पे है, कोई 8 पे है। बाद में फिर जो बाद के 3-4 मैच होते हैं, तब एनआरआर भी पिक्चर में आता है, हार जीत भी आती है। तो वो फिर आपको पता है कि T20 में कैसे मैचेस होते हैं। एक और क्या है कि पिचेस भी बाद में जाके थोड़ी सी, क्योंकि ज़्यादा क्रिकेट होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो पिचेस पे भी फ़र्क पड़ता है। तो कुछ रिजल्ट पिचेस की वजह से भी गड़बड़ होते हैं, क्योंकि इतनी इतनी हीट होने से आप पिच को मेंटेन करना मुश्किल होता है, और बहुत सारे प्लेयर अनफिट भी होते हैं जी। और बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो इतना लंबा घर से बाहर रहने के बाद वो होता है, वो पैशन कितना उनका रह गया, हाँ, फटीग इशू। फिर दोबारा जब उनको लगता है क्वालिफाई नहीं करे, फिर वो जोर मारते हैं, वो सब चीज़ रहती है। हम्म, लंबा टूर्नामेंट है ये जो आप बातें कर रहे हैं, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, ये बिल्कुल कोई लिंक नहीं है इन बातों का, ये बेकार की बातें। T20 अपने आप में बहुत अनसर्टेन गेम है, और क्योंकि इतने सारे विदेशी खिलाड़ी खेलते हैं, हर टीम का बैलेंस बहुत अच्छा है। आपको लगेगा बहुत सारे मैच लग रहा है अब हारने वाले हैं, फिर 17 ओवर के बाद फिर दोबारा से कोई एक आदमी आके 4 हिटें मार जाएगा। और हार्ड बॉल है, क्योंकि ना कोकाबूरा जो ये 20 ओवर जो बॉल है ना, ये हार्ड रहती है, शॉटें इतनी लगती हैं। आपने देखा उस पर बैट चेक हो रहे थे बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। कि क्योंकि बैट भी ऐसे ऐसे बनने लगे हैं जी, मारता आदमी आगे छक्का पीछे। तो साइज सब पे देखा, खास बात थी इस बार की बैट का कोई भी साइज़ गड़बड़ ना हो, तो इसीलिए शायद ये चीज़ें रखी गई। और बैटिंग टेक्निक भी अब बदल गई है। आप टेस्ट मैच का देखो, जो उनका ओपनर था वो क्या शॉटें मारा था जी, पहले के टाइम में ऐसे कोई शॉट जॉर्डन मारे। हाँ,
तो मतलब या ऋषभ भी कई बार जो मारता है तो कोच पहले नेट से कहते कि चार चक्कर लगा के जब बैटिंग मिलेगी, बैटिंग ही नहीं मिलेगी। गेम बदल गया है ना, तो इसका रीज़न ये है। गेम इतना बदल गया कि अब द 100 जो एक चल रहा है अभी, उसको आप कैसे देख रहे हैं? उसमें 10-10 ओवर के वो उतना 10-10 हिट बॉल नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। इस इंग्लैंड तरह पे के फॉर्मेट का कोई फ्यूचर देख नहीं नहीं, मुझे वो बहुत ज़्यादा कि इधर मारा तो 7 रन, उधर मारा, वो सब उतना उतना चेंजेस नहीं होने चाहिए। छोटे मोटे चेंजेस ठीक है, जैसे इम्पैक्ट प्लेयर है, इम्पैक्ट प्लेयर से आपका जो पार स्कोर वो बढ़ गया है। जो पहले 180 हो रहा था वो 210-15 होने लगा, बिल्कुल। क्योंकि आपका एक एडिशनल बैटर आ जाता है मौके पे, या किसी टीम का एडिशनल बॉलर आ जाता है जो बॉलिंग करते हैं। तो छोटे मोटे चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा गेम चेंज नहीं करना चाहिए। कल को आप 8 बॉल का ओवर ले आओ तो कुछ और करने लगो। वो 100 उतना हिट नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, मुझे लगता है शुरू बड़ा हुआ था क्योंकि इंग्लैंड में पॉपुलैरिटी शायद क्रिकेट की कम हो रही थी, गोल्फ की ज़्यादा, तो उन्होंने डाला। लेकिन जो आईपीएल का क्रेज़ है वो कहीं नहीं है। मैंने सब जगह की लीग देखी है, सुनी है। जो आईपीएल है स्टैंडर्ड वाइज भी ना वो अनमैच्ड है, वेरी कम्पिटिटिव टूर्नामेंट। एक जो क्रिकेट रूल है आज के टाइम पे बहुत चर्चा होती है उसकी, डीएलएस। थोड़ा सा समझाइए हमारे दर्शकों की, अभी जो करंट सेट ऑफ रूल्स है उसमें डीएलएस का मतलब क्या है? डीएलएस क्या, मैथमेटिशियन है जी। ये 3 लोग हैं, उनकी एक की तो डेथ ही हो गई है। तो ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। आपके पास जितने रिसोर्सेज होंगे आपको उतने कम रन बनाने होंगे, ऐसा है। अगर आप जब चेज कर रहे हैं, अगर आप ये विकेट गिरते जाएंगे तो आपका जो रेशियो बढ़ता चला जाता है। इट्स ए फॉर्मूला। हमारे वीजेडी भी है, डोमेस्टिक में हम वीजेडी यूज़ करते हैं, वो भी लगभग ऐसा ही है। तो ये उस एक फॉर्मूला है। एम्पायर लोग तो टाइम और ओवर बता देते हैं, फॉर्मूले में डालते हैं और रन निकल आते हैं। लेकिन अगर आपकी विकेटें ज़्यादा गिरती हैं तो आपको ज़्यादा रन बनाने पड़ते हैं। अच्छा। किसी किसी मैच में ऐसे भी देखा होगा आपने कि पहली टीम ने 100 बनाए लेकिन दूसरी टीम को जीतने के लिए 110 बनाने हैं। लोग कहते हैं ये कैसे? बिकॉज वो विकेट ज़्यादा गिरा ली तो उनका परसेंटेज ऐसे आ जाता है। तो इट इज़ रिसोर्सेज बेस्ड, इट्स ए मैथमेटिकल फार्मूला। पहले पैराबोला फार्मूला था एक, उससे पहले ध्यान है बहुत पहले साउथ अफ्रीका का एक बार एक बारिश हुई, एक बॉल पे 22 रन। बिल्कुल। फिर एक फार्मूला चला कि हिस्टोरिक मैच जो है। हाँ वो कम रन वाले ओवर निकाल दो। हाँ। ये सबसे अच्छा है अभी तक, सबसे लंबा चल रहा है, और ये पहले वाले सब फॉर्मूलों से बेटर है। वीजेडी कह लीजिए, डीएलएस, इंडिया वीजेडी खेलता है डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल मैचेस में डीएलएस होता है। ये बहुत अच्छे से लोगों ने इनको एडजस्ट भी कर लिया, लोग इस हिसाब से खेलते हैं। तो ठीक फॉर्मूले हैं, वरना चेंज हो जाता फॉर्मूला अगर ख़राब होता 5-6 साल के बाद। बिल्कुल। एमसीसी ने एक रूल चेंज किया है, अभी जून 17 को ही आया, बनी हॉप बाउंड्री वाला, जो आप बाउंड्री कूद के कैच वो लेते हो गया है, इस टेस्ट मैच में भी है। इस मैच में हो हाँ, वो implement हो गया। चालू हो गया टेस्ट मैचेस में। हाँ, उसमें 2 जुलाई से, मैं बता ही दूं, आपने बोला 2 जुलाई से वो ओडीआई में शुरू हो जाएगा और 10 जुलाई से टी20 में, क्या या आगे पीछे। चेंज क्या है उसमें? चेंज ये है कि पहले क्या था कि मैंने बॉल को उछाला अंदर से, मैं फिर बाहर चला गया, हाँ, बाहर में वो बॉल भी बड़ी दूर तक चली गई, फिर मैं एयर में उछला, फिर मैंने उसको हाथ मार दिया वॉलीबॉल की तरह। अच्छा, फिर मुझे लगा अंदर है, मैं फिर उछला, मैंने फिर एयरबॉर्न हाथ मार दिया। तो मेरा टेक ऑफ अंदर था, लीगल कर लिया आप पहले, फिर आप उसको बार बार एयर में जाके हाथ मारते हैं तो आप तो पैर तो जमीन पे है नहीं, तो बॉल तो हवा में ही चल रही है। आपने वॉलीबॉल के अंदर मारा, एक आदमी अंदर पहले से भाग गया, उसने पकड़ लिया, आप उधर ही रह गए 10 फुट बाहर, और वो अंदर। वो तो फिर क्या हुआ, बहुत स्टेक होल्डर्स ने बात करी, यार बहुत अनफेयर है। अब क्या किया है, पहली बात तो जो आदमी बाहर जाएगा ऐसे, वो एक ही बार मार सकेगा एयरबॉर्न, अच्छा। और वो जब अंदर आएगी बॉल तो या तो वो खुद कैच करे, तब तो उसे अंदर आना ही पड़ेगा। दूसरा भी अगर कोई कैच करेगा तो इसको भी अंदर आना पड़ेगा। अच्छा, दिस इज द डिफरेंस। ओके, बस इसको अंदर होना पड़ेगा, हाँ एक ही बार हाथ मारना पड़ेगा। हाँ, तो इस लिहाज से जो अपना सूर्य कुमार यादव का कैच था वो लीगल है, वो तो। वो लीगल है। अब देखिए ना, वो अंदर से हाथ मारा, हम्म, बाहर गया, एयरबॉर्न हुआ, एक बार हाथ मारा, अंदर आ गया और फिर खुद ही पकड़ लिया। दैट वाज लकीली लीगल। हालांकि पुराने रूल के हिसाब से किया हो तो नहीं भी होता, तो जो रूल था वही माना जाता। आपको क्या लगता है ये रूल की ज़रूरत थी? बहुत बात हो रही थी इस पे कमेंट्री में बहुत बात होती थी, क्योंकि ऐसे लगता था कि कई बार ऐसा हुआ कि बहुत बाहर से भी बॉल 2-2-3-3, देखा कई कैचेस में तो 2-2-3-3 बार मारा लोगों ने। हाँ। तो वो उन्होंने कहा नहीं, इतना बार ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जिसने हाथ मारा ठीक है, मार ले, फिर भाई अंदर आ जा। एक और रूल की बहुत चर्चा होती है, हर आईपीएल सीजन में, हर सीरीज में भी हो जाता है, वो है मांकडिंग। हाँ। और वीनू मांकड पे ये पूरा रूल बन गया, और आर अश्विन हमेशा सेंटर में आते हैं जब भी वो कंट्रोवर्सी होती है। आपको क्या लगता है कि इसको या तो रूल से हटा दीजिए, क्योंकि कई प्लेयर उसको ऑब्जेक्ट कर देंगे, नहीं होना चाहिए, इट्स अगेंस्ट दी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और कई बोलते हैं इट इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये आपको तब क्या लगता है? आप देखें ना, आप जब इधर वाला बैट्समैन है वो पहले स्टार्ट क्यों ले रहा है? भाई आपने स्टार्ट ले लिया, उधर वाला फ्रंट फुट पे आ गया, तो वो जो 20-22 यार्ड है वो तो छोटे ही रह गए ना, फिर वो बॉलर क्या बॉलिंग करे? तो वो भी तो गलत है ना, वो भी अनफेयर है।
तो इसमें बड़ी बात हो रही है, हो सकता है कि लोगों को ऐसा रूल आ जाए कि जी टीवी एम्पायर को ना चला जाए, कि ये बाहर निकले अगर डिलीवरी से पहले तो रन कटेंगे, या कि भाई फाइनल वार्निंग करेंगे और फिर अगली बार से रन काटना है, ऐसा कुछ हो जाएगा 1-2 साल में, क्योंकि बहुत लोग स्टार्ट ले रहे हैं और कई लोग तो काफ़ी कदम स्टार्ट लेते हैं। तो लॉ में है तो लीगल है, रन आउट ही एक्चुअली, मांकड़ तो ऐसे ही नाम दे दिया, ये रन आउट है, रन काइंड ऑफ रन आउट है, जिसमें बॉलर की डिलीवरी से पहले अगर बैट्समैन बाहर निकले तो वो कर सकता है। ये अनफेयर है बॉलर के साथ, आप तो पहले ही निकल गए आगे, आप तो वैसे ही बैट हाथ में है, मतलब आप बाहर, बैट भी बाहर, उधर वाला भी फ्रंट फुट पे निकल गया, तो क्या करे बॉलर। आपको लगता है कि क्रिकेट पूरी तरह से बैट्समैन के लिए फेवरेबल हो गया है? क्रिकेट हमेशा बैटिंग का ही था, आप पुराने ज़माने के नहीं, राजा महाराजा खेलते थे, और बॉलर मुझे लगता है वो होते होंगे कि आइए कीजिए, और एम्पायर की जो ड्रेस है मुझे लगता है कि वो होते होंगे, चलो भी खड़े होके गिनो, मैं नाम नहीं लूँगा। तो ये बैटिंग का ही खेल है शुरू से। राजा महाराजा ने बैटिंग करते थे ना, राजा कहाँ बॉलिंग करते थे, बैटिंग करते थे तो बैटिंग ही चले जा रही है, और लोगों को ऐसी बात नहीं, वैसे अच्छे किसी मैच में बॉलिंग होती है ना बढ़िया, पर बॉलर से भी उसका अलग एक्सपेक्ट मजा कर रहे हैं कि आए, मारे, छक्के चौके मारे। अब वो टेल वाला कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं टेल ही बनता जा रहा है। है। अब गेम चेंज हो रहा है, लेकिन ये तो हमेशा से बैटिंग का खेल रहा है। थैंक यू अनिल जी, ये बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को ये बातचीत बहुत पसंद आएगी। आपके कर मतलब एज एन एम्पायर जो आपकी आइडेंटिटी थी, उससे भी इतर आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसके बारे में भी लोगों को पता चलेगा। और आपसे आजकल आप बहुत ज़्यादा रील भी बना रहे हैं, लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं क्रिकेट के रूल। तो जिनको नहीं पता है वो अनिल चौधरी जी को फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। 5 लाख के करीब तो 5 फॉलोअर्स लाख भी से हो गए हैं। ऊपर है जी, हाँ हाँ, हाँ। तो बहुत अच्छा एंगेजिंग कंटेंट बना रहे हैं। तो बताइए ये बातचीत हमारी कैसी लगी अनिल चौधरी जी के साथ, और क्रिकेट से जुड़ी और जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा ये चैनल, और कमेंट बॉक्स में जो बताएं कि ये बातचीत कैसे लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद।